दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में सरकार द्वारा एक फरमान जारी कर दिया जाता है और इस फरमान के बाद आयुर्वेदिक वैद्यों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है। जी हां दोस्तों, इस फरमान में ये लिखा जाता है कि अब आयुर्वेदिक वैद्य शस्त्र कर्म यानी कि सर्जरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आज सब सरकार के फैसले से खुश नहीं है कि आयुर्वेद में सर्जरी को कैसे अलाउड कर दिया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं उन लोगों को कि अगर आपने सुश्रुत संहिता के बारे में नहीं जाना है, इनफैक्ट इसे खोल कर नहीं देखा है, तो आपने बहुत कुछ गवा दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुश्रुत को फादर ऑफ द सर्जरी भी कहा गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अधूरा ज्ञान किसी दो धारी तलवार से कम नहीं, और हिंदू मुसलमान की लड़ाई पर बोलने वाले वही हैं जिन्हें गीता और कुरान का ज्ञान नहीं। दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल है आज आईएमए वालों का। इन लोगों का काम था लोगों को जागरूक करना, लेकिन दोस्तों इन्हें पहले आयुर्वेद के बारे में ही ज्ञान नहीं है। ये लोग शल्य चिकित्सा के बारे में ही नहीं जानते और फिर सवाल उठाते हैं आयुर्वेद के वैद्यों पर, आयुर्वेद की चिकित्सा पर, और इसे मिक्सोपैथी का नाम दिया जाता है। ये लोग आम लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि आयुर्वेद में लोगों को ज्ञान ही नहीं है, आयुर्वेद वाले लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं इन लोगों को बता दूं कि आयुर्वेद में बहुत पहले से ही सर्जरी की जा रही है। एमबीबीएस करने के बाद बहुत होशियार बच्चा ही एमएस कर पाता है, ऐसा कहना है उन्हीं लोगों का। और ये लोग शायद भूल गए हैं कि स्कूल में हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है कि तक्षशिला लाइब्रेरी को मुगलों द्वारा जला दिया गया था, जिसमें बहुत सारी किताबों को जलाया गया, हमारे बहुत सारे ज्ञान को राख बना दिया गया। लेकिन दोस्तों ये लोग नहीं जानते कि आयुर्वेद को चाहे कितना भी दबाया क्यों ना गया हो, उसके ज्ञान का प्रकाश आज भी लोगों में फैल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि सुश्रुत काल में शल्य तंत्र अपनी चरम सीमा पर था, जबकि विश्व के दूसरे देशों में शल्य तंत्र भारत की अपेक्षा बहुत कम विकसित था। उस समय भारत प्रभुता संपन्न देश था और यहाँ के राजा वैज्ञानिक अपने अपने प्रदेश में चतुर्मुख प्रगति में लगे हुए थे, जिसके फलस्वरूप भारत ने चिकित्सा, गणित, भाषा, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं अन्य विद्याओं में भी विशेष उपलब्धियां प्राप्त की और संसार भर में विद्यार्थी पठन पाठन हेतु यहां आने लगे। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा गया था। तक्षशिला और काशी प्राचीन भारत के शल्य तंत्र के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, जहां इस तंत्र की उत्तम शिक्षण व्यवस्था थी। उस समय का प्रसिद्ध शल्यविद जीवक तक्षशिला का स्नातक था। 5वीं सदी के इस महान शल्यक को मगध राज दरबार में राजवैद्य के पद से सम्मान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध और उनके शिष्यों के चिकित्सक भी थे। मध्यकाल में भारत में मुगलों का राज हो गया। इस काल में कुछ राजनीतिक फेरबदल हो जाने के कारण फिर से चिकित्सा शास्त्र की उन्नति की ओर ध्यान दिया गया और कई भारतीय पुस्तकें जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय का अनुवाद अरबी और फारसी में कराया गया और हमारे ही ज्ञान को फारसी और अरबी में तब्दील कर दिया गया। मुगलों के बाद हमारे देश में अंग्रेज आए। अंग्रेज व्यवसाय की दृष्टि से भारत आए थे और धीरे धीरे उन्होंने भारत का राज्य भी जमा लिया। जिस प्रकार वे भारत में रुई खरीदकर इंग्लैंड भेजते थे और उसके बदले वहां से बना हुआ कपड़ा भारत को बेचकर अपना व्यवसाय बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने भारत की दूसरी विद्याओं को भी बढ़ने से रोका, जिसका प्रभाव शल्य तंत्र पर भी पड़ा। शल्य तंत्र जो कि अंग्रेज के आगमन से पहले ही अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था, अब उसकी गति बढ़ गई। साल 1772 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुए मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के सैनिकों ने अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे एक कोवासजी नामक गाड़वानी और 4 सिपाहियों को पकड़कर उनकी नाक काट दी। एक मराठी शल्य चिकित्सक ने सफलतापूर्वक इसका संधान यानी कि प्लास्टिक सर्जरी कर दी, जिसे 2 अंग्रेज सर्जनों ने देखा और इसका सचित्र प्रकाशन पहले मद्रास गजट में और फिर लंदन में जेंटलमैन्स मैगजीन में कर दिया। दोस्तों इस सच्ची कहानी को बताने का मतलब यही है कि परंपरागत विधि से शल्य तंत्र कुछ घरानों में बचा हुआ था, परंतु अंग्रेजों ने इसे भारत में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि इसी को आधार मानकर लंदन में 23 अक्टूबर 1804 में सर्जन जेसी कार्पू ने नासा संधानीय शल्यक्रम सफलतापूर्वक किया। इसके बाद इसका प्रचार दूसरे देशों में हो गया। व्यवसाय की दृष्टि से उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति को राजश्रय दिया ताकि इंग्लैंड में बनी औषधियां और वहां छपी चिकित्सा संबंधी पुस्तकें भारत में बिके। परिणाम स्वरूप भारत चिकित्सा हर बात के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहने लगे और यहाँ की चिकित्सा पद्धति और उसकी विशेषताएं लुप्त होती चली गई।
यहां तक कि भारतीय भी इसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे, जिसका उदाहरण आज हम देख सकते हैं। इस प्रकार भारतीय शल्य तंत्र का ह्रास यानी कि नाश हो गया। दोस्तों, यहां बात देश में सर्जन कम पड़ने की नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में भी सर्जरी है, इसके लिए जागरूक करने की है। यहां लड़ाई एमबीबीएस या बीएमएस की नहीं है, बल्कि रोगी को ठीक करने की है। अब ये तो दोस्तों पेशेंट के ऊपर ही है कि वो किस पर अपना भरोसा जताता है। वैसे दोस्तों, आज हर भारतीय ये नारा लगाता है, विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। लेकिन जहां तक बात आती है मेडिकल फील्ड की, तो अपने ही ज्ञान को घृणा की दृष्टि से देखता है। तो अंत में दोस्तों मेरा कहना है आईएमए वालों से कि अगर आपको आयुर्वेद के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसके बारे में गलत फहमियां लोगों के बीच में ना फैलाएं।